हेलो एंड गुड इवनिंग आप सभी को। आज का हमारा सेकेंड लेक्चर होगा एस ब्लॉक का। और इस लेक्चर में हम हमारा जो कंसेप्ट था बॉइलिंग पॉइंट वाला उसे कंप्लीट करेंगे और लेक्चर के एंड में बॉइलिंग पॉइंट के कुछ सवाल करेंगे। तो आइए बची हुई फोर्सेस को देख लेते हैं। पहले तो लास्ट लेक्चर में हमने 3 फोर्सेस पढ़ लिए थे। कौन से थे वो? आयन डाइपोल इंटरैक्शन को पढ़ लिया था, उसके अलावा हमने आयन इंड्यूस्ड डाइपोल को पढ़ लिया था और डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, और उस पर बेस्ड कुछ सवालों को भी डिस्कस किया था। अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो आई सजेस्ट प्लीज पहला वाला वीडियो देखना, उसके बाद ही ये वाला वीडियो समझ में आएगा और एंड में इसके सवाल करना। तो आज हम हमारा चौथा इंटरैक्शन पढ़ेंगे जो कि है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, या फिर इसी को ही हम बोलते हैं डी बाय फोर्सेस भी, दोनों इसी के ही नाम है। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन में क्या होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, कहीं पर भी अगर डाइपोल लिखा है तो डाइपोल हम तब लिखते हैं जब हम बात करते हैं किसी परमानेंट डाइपोल की, यानी कि उस मॉलिक्यूल में एटम्स के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, तो वो मॉलिक्यूल कहीं पर भी प्रेजेंट होगा, कभी भी बनेगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगा वो डिस्टॉर्टेड रहने वाला है हमेशा, इसीलिए उसे परमानेंट डाइपोल भी बोलते हैं। तो यहां पर एक इंटरैक्शन होगा एक परमानेंट डाइपोल के बीच और एक ऐसे मॉलिक्यूल के बीच जो इनिशियली क्या था, नॉन पोलर। लेकिन इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ जैसे ही हम डाइपोल को प्लेस करेंगे तो ये डाइपोल क्या करेगा, इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के ऊपर भी चार्जेस को इंड्यूस करा देता है। लास्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी, कभी भी किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास अगर आप किसी चार्ज को रख दोगे तो वो चार्जेस क्या करेंगे, नॉन पोलर को भी पोलराइज कर देंगे, उसके ऊपर भी डाइपोल को इंड्यूस करा देंगे, और इस तरह की डाइपोल को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। तो जैसे ही हमने यहां पर एक परमानेंट डाइपोल को रखा तो परमानेंट डाइपोल का सामने वाला एंड था यहां पर पार्शियल नेगेटिव और पीछे वाला एंड है पार्शियल पॉजिटिव। क्योंकि आगे पार्शियल नेगेटिव एंड इंटरैक्ट कर रहा है तो ये नेगेटिव एंड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिपेल करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिपेल होगी तो इस तरफ चार्ज डेवलप होगा पार्शियल नेगेटिव और इस तरफ चार्ज रहेगा पार्शियल पॉजिटिव। अब हम जानते हैं ये दोनों अपोजिट चार्ज है, ये दोनों अपोजिट चार्ज क्या करेंगे, आपस में इंटरैक्ट करेंगे। तो इस तरह की इंटरैक्शन को ही हमें यहां पर देखना है, जहां पर एक परमानेंट डाइपोल एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के ऊपर क्या करेगा, डाइपोल को इंड्यूस कराएगा और दोनों इंटरैक्ट करेंगे। इसी तरह की फोर्सेस को ही हम क्या बोल रहे हैं, डी बाय फोर्सेस। अब इन फोर्सेस को एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। इसे एग्जांपल भी आप कह सकते हो या फिर एप्लीकेशन भी कह सकते हो। अगर मैं इन फोर्सेस के एग्जांपल या एप्लीकेशन की बात करूं तो यहां पर आप इसका एप्लीकेशन देख सकते हो सॉल्युबिलिटी ऑफ नोबल गैस में। जब भी हम सॉल्युबिलिटी ऑफ नोबल गैस को देखेंगे इन वाटर तो हमें यहां पर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल के कंसेप्ट को यूज करना होगा। कैसे यूज करना होगा इस बात को समझो। मान लो मुझे यहां पर एक जीनॉन के गैसेस को, जीनॉन की जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे, तो जीनॉन को मुझे क्या करना है, वाटर के अंदर डिसॉल्व कराना है। तो जीनॉन को वाटर के अंदर अगर डिसॉल्व कराना है तो यहां पर जीनॉन को हम पास कराएंगे वाटर के साथ। वाटर के अंदर से जब तुम जीनॉन को पास कराओगे तो जीनॉन वाटर के साथ इंटरैक्ट करता है दो तरीके से। हो सकता है जीनॉन वाटर के साथ इंटरैक्ट करे वाटर के नेगेटिव एंड के साथ, या फिर हो सकता है जीनॉन वाटर के साथ इंटरैक्ट करे लेकिन इस केस में वाटर का इंटरैक्शन जो होगा वो उसके पॉजिटिव एंड के थ्रू होगा। पॉजिटिव एंड कौन सा होता है, हाइड्रोजन वाला। नेगेटिव एंड वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन वाला। तो यहां पर अगर देखें, अगर हमारे पास ऑक्सीजन इंटरैक्ट करने आया, वाटर की तरफ से ऑक्सीजन इंटरैक्ट करने आता है, तो ऑक्सीजन जब इंटरैक्ट करेगा, ऑक्सीजन पे चार्ज है नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, जीनॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिपेल करेगा। और जीनॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर रिपेल होगी तो जीनॉन के इस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाने की वजह से यहां पर चार्ज क्या बनेगा, पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिपेल हो गई। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से यहां पर कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, पार्शियल पॉजिटिव। और जैसे ही यहां पॉजिटिव चार्ज बना, ये पॉजिटिव और ऑक्सीजन का नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, इंटरैक्ट करने लग जाते हैं।
और इसी इंटरैक्शन की वजह से क्या होता है, नोबल गैसेस पानी में डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ अगर वाटर के पॉजिटिव एंड के थ्रू समझाओ, तो वाटर का पॉजिटिव एंड इंटरैक्ट करने आया, तो अगर पॉजिटिव एंड इंटरैक्ट करने आएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगा सिनॉन का वो इस तरफ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस डायरेक्शन में गया तो यहां पर चार्ज क्रिएट होगा पार्शियल नेगेटिव, इस तरफ डेफिशिएंसी होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डेफिशिएंसी होने की वजह से क्रिएट होगा पार्शियल पॉजिटिव। फिर से यहां पर नेगेटिव चार्ज जो इंटरैक्ट हुआ, ये जो नेगेटिव चार्ज यहां पर क्रिएट हुआ, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ इंटरैक्ट करना शुरू कर देगा। और हाइड्रोजन के साथ ये जो इंटरैक्शन है, इसी इंटरैक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, एक तो हमने यहां पर लिया डाइपोल। डाइपोल किसे कह रहे हैं, जो परमानेंट डाइपोल होता है। जैसे वाटर के केस में OH का बॉन्ड बना है, इसके अंदर एक परमानेंट डाइपोल होगा। दूसरी तरफ जीनॉन, ये नॉन पोलर था, इस पे हमने क्या किया है, डाइपोल को इंड्यूस कराया। तो यहां पर जो इंटरैक्शन हो रहा है वो एक परमानेंट डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल के बीच का इंटरैक्शन है। और इसी इंटरैक्शन की वजह से क्या होता है, सारी की सारी नोबल गैसेस पानी में डिसॉल्व हो सकती है। तो यहीं पर आप लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना है, एक तो यहां से आपको यह समझ में आया कि डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन कैसा होता है। आपको यहां पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये इंटरैक्शन जितना स्ट्रांग होगा, पानी के साथ गैसेस जितना स्ट्रांग इंटरैक्शन शो करेंगी, उतना ज्यादा क्या होगा, वो गैसेस सॉल्युबल होंगी पानी के अंदर। अब इसी कंसेप्ट को आप लोगों को क्या करना है, एक सवाल में अप्लाई करके देखना है। इस सवाल में अब हम इसी कंसेप्ट को अप्लाई करके देखेंगे। आई सजेस्ट कि आप लोग इस वीडियो को इस पॉइंट पर पॉज करें और एक बार पहले खुद से ट्राई करें सवाल को करने का, ठीक है। तो अगर ये सवाल आपके सामने आ जाए, आपको यहां पर कंपेयर करना है सॉल्युबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इन वाटर। स्पीशीज कौन सी दी हुई है, सारी की सारी नोबल गैसेस दी हैं, और इन नोबल गैसेस की सॉल्युबिलिटी इन वाटर को कंपेयर करना है। तो कंपैरिजन के लिए एक तरफ आप क्या करो, हीलियम को ले लो और दूसरी तरफ जीनॉन। इन दोनों के कंपैरिजन से ही क्या करो, पूरा ऑर्डर निकाल लो। अब आप लोग एक बात तो जानते हैं कि नोबल गैसेस की अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें, तो अभी अभी हमने डिस्कस किया, नोबल गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है वो एक्चुअल में डिपेंड कर रही है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन के ऊपर। ये डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, नोबल गैस की सॉल्युबिलिटी पानी में उतना ज्यादा होगी। ये अभी अभी मैंने देखा, सॉल्युबिलिटी के लिए इंटरैक्शन रिस्पॉन्सिबल था। ये जितना स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन होगा, उतना गैस पानी के साथ ज्यादा इंटरैक्ट करेगी, उतना ज्यादा गैस क्या होगा, पानी के अंदर ज्यादा डिसॉल्व होगी। अब ये इंटरैक्शन कब ज्यादा होगा, जब इस इंड्यूस डाइपोल के ऊपर बनने वाले चार्जेस ज्यादा। इस इंड्यूस डाइपोल के ऊपर जो चार्ज बना, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, अगर ये चार्जेस किसी तरह से हम बढ़ा दें, तो इन चार्जेस के बढ़ने की वजह से, चार्जेस के मैग्नीट्यूड बढ़ने की वजह से क्या होता है, वहां पर इंटरैक्शन भी बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ता है, तो वहां पर सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा। तो अब ये इंटरैक्शन कब ज्यादा होता है, या फिर ये कहूं ये चार्जेस कब ज्यादा बनते हैं, तो ये चार्जेस मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, तब ज्यादा बनेंगे जब मॉलिक्यूल का साइज बड़ा हो। क्योंकि जितना बड़ा मॉलिक्यूल होता है उतना आसान होता है उसे डिस्टॉर्ट कराना भी। कैसे, मान लो मैंने एक तरफ हीलियम को लिया है, एक तरफ मैंने हीलियम का एटम लिया और दूसरी तरफ यहां पर हमने क्या किया, जीनॉन के एटम को प्लेस किया। अब ऑब्वियसली हम नोबल गैसेस में डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, तो साइज तो बढ़ेगा। हीलियम और जीनॉन में जीनॉन का साइज बहुत ही बड़ा होगा, बड़ा ही नहीं, ये तो बहुत ही बड़ा होने वाला है। अब जितना बड़ा साइज होगा, उतना न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच का ये डिस्टेंस बढ़ेगा, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में जितना दूरी बढ़ेगी, उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिपेल कराना, डिस्टॉर्ट कराना आसान हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्टॉर्ट कराना आसान है, तो यहां पर पार्शियल चार्जेस ज्यादा बनेंगे जीनॉन के केस में। तो यहां पर पार्शियल चार्जेस ज्यादा बनेंगे, तो जहां पर चार्जेस ज्यादा, वहां पर इंटरैक्शन स्ट्रॉन्ग, और जहां इंटरैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा पानी के साथ, वो गैसेस उतनी ज्यादा क्या होंगी, सॉल्युबल। तो हीलियम और जीनॉन में जीनॉन बहुत ज्यादा सॉल्युबल होगी। तो अगर मैं पूरा ऑर्डर लिखूं, तो हीलियम की सॉल्युबिलिटी सबसे कम, क्यों, क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा है।
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्टॉर्ट कराना आसान नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास आएगी नियॉन, फिर आएगा आर्गन, फिर आएगा क्रिप्टॉन, और सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगा जीनॉन का बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज। तो इन फोर्सेस की मदद से आप सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर को भी निकाल सकते हो बॉइलिंग पॉइंट के अलावा। नेक्स्ट लास्ट जो हमारा इंटरैक्शन है वीक फोर्सेस में, लास्ट फोर्स जो है हमारा वो इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन है, या फिर इसी को हम बोलते हैं लंदन फोर्सेस, या फिर इसी का तीसरा नाम भी होता है, इसका तीसरा नाम होता है डिस्पर्जन फोर्सेस। डिस्पर्जन फोर्सेस भी इसी का नाम है। तो इन फोर्सेस को डायरेक्टली क्या करते हैं, एप्लीकेशन की मदद से समझते हैं। इनका एप्लीकेशन क्या है, इसका एक बहुत, इस फोर्स का एक बहुत फेमस सा एप्लीकेशन है लिक्विड हीलियम। ये फोर्स लिक्विड हीलियम की एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करेगा। हीलियम हम जानते हैं एक नोबल गैस है, लेकिन हीलियम को लिक्विफाई भी हम करा सकते हैं। अब ये लिक्विफिकेशन जब भी होता है तो गैस के पार्टिकल पास आते हैं, और पास आके जब वो बॉन्ड बनाएंगे, इंटरैक्ट करेंगे, तब हमारा लिक्विफिकेशन का प्रोसेस होगा। तो हीलियम जो कि एक नॉन पोलर है, अब इस हीलियम में ये इंटरैक्शन कहां से आया, इस चीज को जब स्टडी किया गया तो वहां पर पाया कि हीलियम के अंदर क्या है, लंदन फोर्सेस प्रेजेंट है। अब ये लंदन फोर्सेस हीलियम के अंदर किस तरीके से वर्क करती हैं, इस चीज को अगर समझे तो मान लो मैंने एक हीलियम का एटम लिया, हीलियम के एटम के सेंटर में होगा न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ये एक्चुअल में इलिप्टिकल ऑर्बिट में प्रेजेंट होती है। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है यहां पर, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है, सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं। अब इलिप्टिकल ऑर्बिट में जब हीलियम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कर रही है तो एक मूवमेंट ऐसा भी आएगा जहां पर हीलियम का न्यूक्लियस एक तरफ होगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूसरी तरफ प्रेजेंट होगी। एक मूवमेंट के लिए हो सकता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ चली जाए और न्यूक्लियस एक तरफ रह जाए। क्यों हो रहा है, क्योंकि इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये चांसेस तो है ही है। तो इस इंस्टेंट पे जहां पर न्यूक्लियस होगा उस तरफ चार्ज ग्रो होगा पार्शियल पॉजिटिव, और जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वहां पर चार्ज होगा पार्शियल नेगेटिव। तो इस मूवमेंट पे, इस एक इंस्टेंट पे, इस एक पल पे ये क्या बन गया, हीलियम एक पोलर मॉलिक्यूल बन चुका है। यहां पर इसके ऊपर चार्जेस इंड्यूस हो गए। तो इस तरह के डाइपोल को जो एक इंस्टेंट पे बना, इस तरह के डाइपोल को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अब जैसे ही हीलियम का एक एटम इंस्टेंटेनियस डाइपोल शो करेगा, ये बगल वाले हीलियम एटम को भी क्या करेगा, मजबूर करेगा डाइपोल बनने के लिए। ये बगल वाले हीलियम के एटम पे क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से रिपल्शन क्रिएट करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ जाएगी, दूसरी तरफ न्यूक्लियस, और जहां पर न्यूक्लियस है वहां पर क्या चार्ज ग्रो होगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब इस इंस्टेंटेनियस डाइपोल ने क्या किया, बगल वाले हीलियम एटम के ऊपर डाइपोल को इंड्यूस कराया। तो ये जो यहां पर डाइपोल इंड्यूस हुआ, इसको क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल। तो यहां पर अगर देखें, एक पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज बन गया, दूसरे पे पार्शियल पॉजिटिव, दो अपोजिट चार्जेस आते ही ये क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्शन शो करेंगे। और इसी तरीके की अट्रैक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या होता है, लंदन फोर्सेस, या फिर इसी को क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन फोर्सेस भी। ये फोर्सेस थी जो रिस्पॉन्सिबल थी हीलियम के लिक्विफिकेशन के लिए। अन्यथा अगर हीलियम में कोई भी, क्योंकि ये नॉन पोलर है, अगर इसमें कोई भी इंटरैक्शन नहीं है तो इसे गैसियस फॉर्म में ही रहना चाहिए था। ये लिक्विफाई हो रहा है बिकॉज ऑफ लंदन फोर्सेस। अब यहां पर हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम वीक फोर्सेस को देख चुके हैं। जितने भी वीक फोर्सेस थे वो सारे हमारे खत्म हो गए। अब इन्हीं वीक फोर्सेस की मदद से हमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या करना है, बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर को कंपेयर करना है। तो बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर को कंपेयर करने में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होंगे जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसी भी स्पीशीज का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेज में आपस में स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे, मान लो यहां पर मैंने लिक्विड के कुछ पार्टिकल्स लिए, ये लिक्विड के पार्टिकल जितना ज्यादा स्ट्रांग फोर्स से आपस में अट्रैक्टेड होंगे, उतनी ज्यादा हमें हीट देनी पड़ेगी इन पार्टिकल्स को बॉयल ऑफ करके वेपर फेज में भेजने के लिए। तो बॉइलिंग पॉइंट याद रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के। इसी पॉइंट को अगर मैं एक्सटेंड करूं तो इस बात का भी ध्यान रखना कि वीक फोर्सेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो सबसे स्ट्रांग है। जो हम वीक फोर्सेस की बात करते हैं, वीक फोर्सेस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, सबसे स्ट्रांगेस्ट है। तो अगर कहीं पर भी किन्हीं मॉलिक्यूल्स के अंदर कहीं पे आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नजर आए तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूल का। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग है अगर वीकेस्ट फोर्स में, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले केस में होगा, और जहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा। तीसरा अगर पॉइंट यहां पर देखें तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मॉलिक्यूलर वेट के। मॉलिक्यूलर वेट वाला केस हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि मॉलिक्यूलर वेट उस सब्सटेंस का ज्यादा होगा जिसका मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ज्यादा है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम भी बढ़ता है। और जहां पर वॉल्यूम बढ़ेगा वहां पर डिस्टॉर्शन भी बढ़ेगा मॉलिक्यूल का, और डिस्टॉर्शन ज्यादा तो वहां चार्जेस ज्यादा बनेंगे, और चार्जेस ज्यादा बनने की वजह से वहां पर भी क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा, और इनडायरेक्टली वहां पर भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूल का सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद बचे हुए मॉलिक्यूल्स में क्या करो, मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से कंपैरिजन करना। जैसे एग्जांपल के तौर पे लास्ट क्लास में भी हमने एक एग्जांपल किया था, मान लो तुम्हें HF, HCl, HBr और HI के मॉलिक्यूल दे दिए जाए, और इन मॉलिक्यूल में आपको क्या करना है, बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन करना है। अब आप लोग जानते हैं HF के केस में हम लोग यहां पर देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी अभी बताया वीक फोर्सेस में सबसे स्ट्रांग। तो अगर मैं यहां पर बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन करूं तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले HF का। इसके बाद बचे हुए मॉलिक्यूल्स में क्या करना है, मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से चलना है। मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा किसका, HI का, फिर HBr का, और फिर किसका, HCl का। तो यहां पर हमारा पूरा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बन गया HF, फिर HI, फिर HBr, फिर HCl। तो इन तीन पॉइंट्स को दिमाग में रखना हर एक बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करते हुए। अब इन्हीं तीनों पॉइंट्स को यूज करते हुए क्या करते हैं, डिफरेंट सवालों में बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करते हैं। आइए देखिए, इन सारे सवालों में बस बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन करना है। पहले सवाल में हमें स्पीशीज दी हुई है F2, Cl2, Br2 और I2। सबसे पहले तो देखो क्या यहां पर कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। ये सारी तो नॉन पोलर स्पीशीज है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कोई चांस नहीं है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर नहीं है तो बॉइलिंग पॉइंट केवल मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो यहां पर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट के साथ साथ बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट I2 का है, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे ज्यादा, फिर Br2, फिर Cl2, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा, F2 का। नेक्स्ट केस अगर देखें तो यहां पर CH4, SiH4, GeH4 और SnH4 है। इन सभी स्पीशीज में अगर ध्यान दें तो सभी स्पीशीज कैसी है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और अगर कोई भी स्पीशीज sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है और सारे के सारे साइड एटम सेम हो, जैसे यहां पर मान लो A सेंट्रल एटम है और साइड एटम है B, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, सारे साइड एटम सेम है, तो यहां पर जो म्यू रिजल्टेंट बनता है, रिजल्टेंट डाइपोल बनता है, वो होता है 0। यानी कि इस केस में जो मॉलिक्यूल होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, नॉन पोलर। अगर मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो यहां पर जो इंटरेक्शन होगा वो कैसा होगा, लंडन फोर्सेस। और लंडन फोर्सेस सबसे स्ट्रॉन्ग किस केस में होती है, जिसका साइज सबसे बड़ा हो, या फिर कहो जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा हो। अब मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा किसका है, SnH4, फिर GeH4, फिर SiH4, और सबसे कम होगा CH4 का। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा SnH4 का सबसे ज्यादा। क्यों सबसे ज्यादा, क्योंकि यहां इंड्यूस्ड डाइपोल होगा,
और इंड्यूस डाइपोल बनाने के लिए डाइपोल को इंड्यूस कराना बड़े साइज के मॉलिक्यूल में आसान होगा। नेक्स्ट केस अगर देखें तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, अगेन आपको नॉन पोलर मॉलिक्यूल दिए है, तो यहां पर भी क्या करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट केवल मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से निकालेंगे। मॉलिक्यूलर वेट जहां पर ज्यादा, वहां पर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहेगा, ज्यादा। तो सबसे ज्यादा होगा प्रोपेन का केस, इथेन, और सबसे कम होगा मीथेन वाला केस। नेक्स्ट केसेस में फिर से बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करना है। यहां पर आप देख सकते हो फिर से तीनों sp3 मॉलिक्यूल्स है और साइड एटम बिल्कुल सेम है, तो तीनों के तीनों नॉन पोलर स्पीशीज होंगी। पीछे अभी बताया था sp3 और सारे साइड एटम सेम हो तो म्यू रिजल्टेंट 0 होगा, नॉन पोलर होता है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, केवल मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से होगा। मॉलिक्यूलर वेट CCl4 का सबसे अधिक, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर CF4, और सबसे कम किसका होगा, CH4 के केस में। अब यहां पर अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल में अगर आप ध्यान दें तो यहां पर दोनों का मॉलिक्यूलर वेट बिल्कुल सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट बिल्कुल सेम है। सेकेंड स्पीशीज में अगर देखें तो 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन। इस स्पीशीज में भी देखें तो यहां पर भी क्या है, 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन। एक तरफ तुम्हें N ब्यूटेन दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसकी ब्रांचिंग कर दी। अब अगर ब्रांचिंग की बात करें तो ब्रांचिंग जहां पर भी होती है, आप लोगों ने ऑर्गेनिक में भी पढ़ा होगा, जहां पर ब्रांचिंग होती है उसका सरफेस एरिया घट जाता है, और सरफेस एरिया घट गया, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम घट गया, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर मॉलिक्यूलर वेट नहीं, सरफेस एरिया के हिसाब से कहो या फिर मॉलिक्यूलर वॉल्यूम के हिसाब से हम जाएंगे, और मॉलिक्यूलर वॉल्यूम के हिसाब से N ब्यूटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, ज्यादा। अब इन सवालों में आप लोगों को थोड़ा ध्यान से जाना होगा, इन सवालों में भी आपको बॉइलिंग पॉइंट को ही कंपेयर करना है। 2 नॉन पोलर स्पीशीज दी हुई है। अब बॉइलिंग पॉइंट को अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से निकालूं तो यहां पर अगर देखें तो 2 कार्बन है और दोनों कार्बन के ऊपर CF3 लगा है, यहां पर 2 कार्बन है और दोनों कार्बन के ऊपर CH3 लगा हुआ है, तो दोनों में मॉलिक्यूलर मास पहली स्पीशीज का ज्यादा है, और अभी तक हम देख रहे थे जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर डीफॉर्मेशन का कंसेप्ट लगेगा। जब भी साइड एटम आपको फ्लोरीन नजर आए तो वहां पर प्रोबेबिलिटी होगी कि डीफॉर्मेशन का कंसेप्ट लग जाए, और अगर डीफॉर्मेशन का कंसेप्ट लगेगा तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा इस बात को समझो। मैं यहां पर पहली स्पीशीज को अगर बनाऊं तो पहली स्पीशीज आपके पास क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहां पर आपके पास एक कार्बन के ऊपर 3 फ्लोरीन लगा हुआ है। सिमिलरली यहां पर भी क्या है, CF3 लगा हुआ है, यहां पर भी CF3 और यहां पर भी CF3। अब इस स्पीशीज का बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि ये मॉलिक्यूल अपने साइड वाले मॉलिक्यूल्स के साथ कितना स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है। अभी तक हम यही बात कर रहे थे कि एक स्पीशीज का बॉइलिंग पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड करता है। तो अगर इसके साथ वाले मॉलिक्यूल को भी एक बार हम बनाएं तो यहां पर भी एक मॉलिक्यूल होगा आपके पास CF3 और यहां पर भी CF3 लगा होगा। अब इन दोनों मॉलिक्यूल के आपस के इंटरैक्शन पे डिपेंड करेगा बॉइलिंग पॉइंट। इन दोनों मॉलिक्यूल्स में अगर आप लोग एक चीज ध्यान से देखें तो आप लोग देखेंगे इन दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या है, कार्बन के ऊपर 3 फ्लोरीन लगी है, और आप जानते हैं फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। एक कार्बन के ऊपर अगर 3 फ्लोरीन लगेगा तो तीनों फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ बहुत स्ट्रांगली खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत स्ट्रांगली बाहर की तरफ खींचने की वजह से क्या होगा, इस मॉलिक्यूल के बाहर वाले स्फीयर के ऊपर, बाहर वाले सरफेस के ऊपर क्या होगा, आउटर सरफेस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों ग्रो हो रहा है, क्योंकि फ्लोरीन चार्ज डेंसिटी को अपनी तरफ खींच के रखेगा। सिमिलरली नेक्स्ट मॉलिक्यूल में भी क्या है, फ्लोरीन लगे हुए हैं, और ये तीनों फ्लोरीन क्या करेंगे, चार्ज डेंसिटी को अपनी तरफ खींच के बाहरी सरफेस के ऊपर क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज को ग्रो करवाएंगे। अब अगर बाहरी सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है तो 2 मॉलिक्यूल्स जब पास आएंगे
तो ये पास आने के बाद मॉलिक्यूल क्या करेंगे, आपस में रिपल्शन लगाना स्टार्ट कर देंगे। क्यों रिपल्शन लगा रहे हैं, क्योंकि दोनों के ऊपर क्या है, सेम चार्ज, और सेम चार्ज है तो वो आपस में रिपल्शन क्रिएट करेगा। रिपल्शन की वजह से क्या होगा, इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घट जाएगा, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर घट जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, वो भी कम हो जाएगा। तो इस केस में अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा, सेकंड स्पीशीज का ज्यादा होगा। मॉलिक्यूलर वेट सेकंड स्पीशीज का कम है, फिर भी इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो रहा है। क्यों, बिकॉज ऑफ डिफॉर्मेशन कंसेप्ट। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर के स्फीयर पे इतनी ज्यादा हो गई कि आपस में रिपल्शन करने लग गए दोनों मॉलिक्यूल। इसलिए इन केसेस में जहां पर फ्लोरीन साइड एटम के तौर पे हो, उन केसेस में थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा डिफॉर्मेशन के कंसेप्ट का। डायरेक्टली मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से हम बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर नहीं कर सकते। सिमिलरली NF3 और NMe3 में अगर कंपैरिजन आ जाए तो यहां पर भी आपको ध्यान रखना है, NF3 और NMe3 की अगर बात करें तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट NMe3 के केस में क्या होगा, ज्यादा। सेम कहानी है, फ्लोरीन अगर तीनों लग गए तो तीनों फ्लोरीन बाहरी सरफेस पे नेगेटिव चार्ज को डोमिनेट कराएंगे, और नेगेटिव चार्ज बनते ही दोनों मॉलिक्यूल आपस में रिपल्शन लगाने लग जाएंगे। सेम कहानी BF3 और BMe3 में। BF3 का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो कम होगा, BMe3 का बॉइलिंग पॉइंट कुछ अधिक रहेगा डिफॉर्मेशन की वजह से। नेक्स्ट SiH4 और SiCl4 की अगर बात करें तो इस केस में भी डिफॉर्मेशन लगता है। यहां पर एक्सेप्शनली SiH4 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। चारों क्लोरीन सिलिकॉन के ऊपर प्रेजेंट चारों क्लोरीन क्या करेंगे, आउटर स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज बना देंगे, और नेगेटिव चार्ज बनते ही यहां पर SiCl4 जो है, ये यहां पर SiCl4 जो है वो दूसरे SiCl4 के साथ अट्रैक्शन के बजाय रिपल्शन लगाएगा। क्यों रिपल्शन लगाएगा, क्योंकि दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और इस रिपल्शन की वजह से ही यहां पर भी क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घटेगा, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घटने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, घट जाता है। इसके अलावा अगर कुछ एक्सेप्शनल केस की और बात करूं तो आप CH2 और CD2 में भी कंपेयर कर सकते हैं। CH2 और CD2 में CH2 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जबकि मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा है, CD2 का। तो ये कुछ केसेस थे जहां पर सवाल अक्सर देखे गए हैं बॉइलिंग पॉइंट के। मैंने आपको जनरली जो कंसेप्ट है उसको समझाने की ट्राई करी, ताकि अगर कोई नया सवाल आता है तो आपको किस तरीके से हैंडल करना है, और मैक्सिमम हो सके उतने एग्जांपल्स मैंने यहां पर इंट्रोड्यूस करा दिया आपके सामने, ताकि आपको किसी भी सवाल में, ज्यादातर केसेस में तो इन्हीं 10-15 सवालों में से क्या होगा, क्वेश्चन कोई ना कोई आपके सामने होगा। अगर कोई नया सवाल भी आया तो वो आप नए कंसेप्ट की मदद से, इस कंसेप्ट की मदद से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।